स्वागत है। आज हम मुगल बादशाह जहांगीर के दौर की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम उनके शासन, कला के प्रति उनके रुझान और उस जमाने के अहम रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत हमें काफी कुछ बताते हैं। मतलब जहांगीर की शुरुआती नीतियां कैसी थीं? वो दो अस्पा सिंहस्पा वाली जो सैनिक व्यवस्था थी, मेवाड़ के साथ संधि, और हाँ, नूरजहां का बढ़ता हुआ प्रभाव, और फिर यूरोप से जो यात्री आ रहे थे उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आगरा से, जहां 1605 में वो तख्त पर बैठे। उपाधि ली नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। स्रोत कहते हैं कि शुरुआत अकबर की उदार नीतियों से हुई। हाँ, शुरुआत में तो ऐसे ही लगता है। मतलब पिता की विरासत भी थी और शायद उनकी अपनी सोच भी। उन्होंने कुछ लोक कल्याण के काम भी शुरू किए, लेकिन प्रशासन में अपनी छाप छोड़ी, जैसे वो दो अस्पा सिंहस्पा प्रणाली। हाँ, ये दो अस्पा सी अस्पा सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। ये था क्या असल में? सिर्फ घुड़सवार बढ़ाना? उससे थोड़ा ज्यादा। ये असल में मनसबदारों को इजाजत देता था कि वो अपना जो मूल पद है, जात, उसे बढ़ाए बिना अपनी सवार पदवी की तय संख्या से 2 गुने यानी 2 अस्पा या तिगुने सिंह अस्पा घुड़सवार रख सके। अच्छा, तो ये सैन्य क्षमता बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका था, है ना, बिना पूरी मनसबदारी व्यवस्था को हिलाए। हाँ, मतलब कम फेरबदल में ज्यादा सैन्य ताकत। अच्छा, और राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो 1615 की वो मेवाड़ संधि, उसका जिक्र आता है। बिल्कुल। राणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की और जहांगीर ने चित्तौड़ का किला उन्हें लौटा दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक सफलता थी। हाँ, सालों का संघर्ष खत्म हुआ। सही। लेकिन जहांगीर के दरबार की कहानी सिर्फ बाहरी राजनीति की नहीं है, अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था, खासकर नूरजहां। सही कहा। मेहरुन्निसा जी ने पहले नूर महल और फिर नूरजहां की उपाधि मिली। स्रोत बताते हैं कि उनके पिता एतमादुद्दौला, माँ अस्मत बेगम, भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम, हाँ यानी शाहजहां। हाँ शाहजहां, इन सब का मिलकर एक गुट बन गया था जिसे जुंटा कहा गया। क्या ये वाकई इतना प्रभावशाली था? अरे बिल्कुल। ये गुट मतलब शासन के बड़े फैसलों पर बहुत असर डालता था, खासतौर पर 1611 से लेकर करीब 1622 तक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये गुट टूटा भी। कहते हैं जब नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार का पक्ष लेना शुरू किया तो खुर्रम यानी शाहजहां को ये बात पसंद नहीं आई। अच्छा, और वहीं से फिर वो 1623 में शाहजहां ने बगावत कर दी। तो ये थी शाहजहां के विद्रोह की एक बड़ी वजह। और जहांगीर को सिर्फ यही नहीं झेलना पड़ा। पहले बेटे खुसरो का विद्रोह हुआ 1606 में, फिर बाद में सेनापति महाबत खान ने भी 1626 में विद्रोह किया। हाँ, तो मतलब अंदरूनी चुनौतियां कम नहीं थी उनके शासन में। ये खींचतान चलती रही। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जिसमें जहांगीर का दौर वाकई शिखर पर था। वो थी चित्रकला। हाँ, सचमुच। कई स्रोत तो इसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। और ये भी कि उन्होंने चित्रकला को पांडुलिपियों से आजाद किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पेंटिंग्स अब सिर्फ किताबों में कहानियों के साथ नहीं थीं। वो अपने आप में कलाकृति बन गईं। अलग से तस्वीरें, पोर्ट्रेट्स, एल्बम बनने लगे। और उनके पास उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार थे जो पशु पक्षियों, फूलों के चित्र बनाने में माहिर थे। कमाल के। और अबुल हसन जैसे जो व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट्स बनाने में उस्ताद थे। और जहांगीर खुद भी कला के बड़े पारखी थे, ये बात तो साफ जाहिर होती है। बिल्कुल। उन्होंने मंसूर को नादरुल असर और अबुल हसन को नादरुज़्ज़मान की उपाधियां दी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शौकीन नहीं थे बल्कि कला को समझते थे। बिल्कुल। और वो खुद भी लिखते थे। फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुके जहांगीरी। हाँ। अच्छा, इसी कला और संस्कृति वाले माहौल में यूरोप से भी लोग आ रहे थे, है ना? विलियम हॉकिंस का जिक्र है 1608 में। उन्हें इंग्लिश खान कहा गया। हाँ, और फिर सर थॉमस रो आए 1615 में, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर। इनका क्या मकसद था यहाँ आने का? मुख्य रूप से व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें हासिल करना चाहते थे। इसी दौर में एक डच यात्री फ्रांसिस्को पेल्साट ने भी भारत के बारे में लिखा। इन यात्रा विवरणों से उस समय के समाज, व्यापार की काफी जानकारी मिलती है। और वास्तुकला की बात करें तो आगरा का वो एतमादुद्दौला का मकबरा जो नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया, उसकी क्या खासियत थी? हाँ, वो बहुत खास है। कहते हैं कि वो पूरी तरह संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है। अच्छा। और उसमें पहली बार बड़े पैमाने पर पिएट्रा ड्यूरा का काम हुआ।
मतलब संगमरमर में कीमती पत्थरों की जड़ाई। यही तकनीक फिर बाद में ताजमहल में और भी शानदार तरीके से इस्तेमाल हुई। हाँ, तो ये एक तरह से उसका प्रिल्यूड था। वैसे जहांगीर का अपना मकबरा तो लाहौर के पास शाहदरा में है। हाँ, और बाबर का काबुल में। सही। तो कुल मिला के देखें, जहांगीर का दौर काफी मिला जुला सा रहा। एक तरफ कला, खासकर चित्रकला का चरम, दूसरी तरफ नूरजहां का राजनीतिक दबदबा, अंदरूनी विद्रोह और साथ ही यूरोप के साथ संपर्कों की शुरुआत। हाँ, उनकी प्रशासनिक पहलें और कला को जो उन्होंने बढ़ावा दिया वो तो याद किया ही जाता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जहांगीर के दरबार में जो ये यूरोपीय दूत व्यापार की इजाजत मांग रहे थे, वो उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये आगे चलकर भारत के भविष्य पर कितना गहरा असर डालेगा। इस पर और भी सोचने की गुंजाइश हमेशा रहती है।